प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फीवर में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। आपको मालूम है बीएसटीसी 2022 का जो एग्जाम है 8 अक्टूबर को होने वाला है, ठीक है ना। 8 अक्टूबर को होने वाला है और बीएसटीसी में हिंदी से दोस्तों 30 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 90 नंबर के होते हैं। तो आज की क्लास में हम हिंदी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक से जो भी बीएसटीसी का नया सिलेबस आया था उसके अकॉर्डिंग जो हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास को एंड तक वॉच करना है। बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, गीतांजलि का शुद्ध रूप कौन सा है। शुद्धि अशुद्धि आपके हिंदी ग्रामर के टॉपिक में, सिलेबस में शामिल है। तो यहाँ पर आंसर बताइए दोस्तों, गीतांजलि का शुद्ध रूप कौन सा है। गीतांजलि 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 गीतांजलि, चारों गीतांजलि है, लेकिन आपको शुद्ध शब्द जो है पता करना है इनमें से कौन सा हो जाएगा। शुद्धि अशुद्धि से काफी सारे प्रश्न गलत होते हैं आपके, इसलिए ध्यान पूर्वक देख लीजिए कौन सा इसमें शुद्ध हो जाएगा। गीतांजलि का शुद्ध रूप, जो भी महत्वपूर्ण शब्द है जिनके शुद्ध अशुद्ध से आपसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको हम इस चैनल पर क्लियर करवा देंगे। गीतांजलि की बात करें, देखिए दोस्तों पहला गलत है, दूसरा गलत है और चौथा भी गलत है। जो सही गीतांजलि लिखा जाएगा वो ये वाला लिखा जाएगा, यानी कि इसमें गी बड़ी मात्रा में आएगी और ली जो है छोटी आएगी। इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। जो बिंदी आएगी वो ज के ऊपर है। यहाँ पे देखिए दूसरे और तीसरे में, ठीक है ना, दूसरे और तीसरे में आपके कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन इसमें बिंदी का फर्क है। केवल इसमें जो है बिंदी का फर्क है। इसमें गीता प्लस अंजलि, इसका संधि विच्छेद अगर करेंगे तो जो बिंदी है वो ज के ऊपर लगेगी। तो जो शुद्ध गीतांजलि शब्द होगा वो नंबर 2 वाला होगा, ठीक है ना। इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तीसरा वाला नहीं होगा, दूसरा वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ध्यानपूर्वक देख लीजिए गीतांजलि कैसे लिखा जाता है, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है आपसे वाक्य से संबंधित, शुद्ध वाक्य से संबंधित पूछा गया है। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपका समाधान मेरे पास है, आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है, आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। शुद्ध शब्द और शुद्ध वाक्य से संबंधित दोनों टॉपिक आपके सिलेबस में है, दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। शुद्ध वाक्य के देखिए बात करें, देखिए आपका समाधान मेरे पास है ऐसे नहीं बोला जाता है। आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है ये भी गलत हो जाएगा, और आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है ये इसका सटीक आंसर होगा। और जब तीसरा आंसर आपका करेक्ट हो गया तो चौथा ऑटोमेटिकली आपका गलत हो जाएगा, यानी कि आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है, नहीं कि आपके प्रश्न का समाधान या फिर आपका समाधान मेरे पास है। इसलिए जो शुद्ध वाक्य होगा वो नंबर 3 वाला हो जाएगा, आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यह कैसे संभव हो सकता है, वाक्य का प्रकार कौन सा है। आपको देखिए दोस्तों समझ लेना है किस प्रकार से आपको उत्तर देना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यह प्रश्न आपसे वहां पे पूछ जाए। कोई दूसरा प्रश्न किसी की जगह अगर आपसे पूछे तो उसका भी आंसर आप इजीली देख पाए। तो यह कैसे संभव हो सकता है, वाक्य का प्रकार कौन सा है। आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विधानवाचक, इच्छावाचक। तो ये कैसे संभव हो सकता है, इसकी जगह कोई दूसरा भी पूछ सकते हैं कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, वगैरह वगैरह। तो आपको ये प्रकार जो है मालूम होना चाहिए, कौन सा प्रकार किस प्रकार के वाक्य से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा गया है, ये कैसे संभव हो सकता है, तो आपको मालूम होना चाहिए इस प्रकार के जो वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है, जहां पर कब, कैसे, क्यों, कहाँ, किस जगह ऐसे शब्द आते हैं जिन वाक्यों में, तो वो प्रश्नवाचक कहलाते हैं। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है देश निष्कासन शब्द में कौन सा प्रयुक्त समास हुआ है। कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है देश निष्कासन शब्द में। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, या फिर द्विगु समास। देश निष्कासन शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है आपको बताना है। देखिए कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है आपको ये भी बताना है, साथ साथ में कौन सा समास का प्रकार कौन सा है ये भी आपको बताना है। मैं दोनों आपको बताऊंगा ताकि अच्छे से समझ आ जाए। देखिए देश निष्कासन का जब हम विग्रह करेंगे तो यहाँ पे बनता है देश से निष्कासन। देश से निष्कासन, इसका अगर विग्रह करते हैं तो इस प्रकार से बनता है देश से निष्कासन, यानी कि यहाँ पे अलग होने की बात हो रही है, यानी कि तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। और तत्पुरुष में भी कौन सा, अपादान तत्पुरुष, अपादान से अलग, यानी कि यहाँ पे देश से अलग हो रहा है, यानी कि अलग होने के संबंध में अपादान तत्पुरुष समास प्रयुक्त होता है। इसलिए पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है सदानंद शब्द में कौन सी संधि है। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी गलत करेंगे। सदानंद में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, या फिर व्यंजन संधि। काफी सारे अभ्यर्थी इसमें सद और आनंद करके दीर्घ संधि जो है प्रयुक्त कर देंगे, लेकिन ये गलत है। इसमें दूसरी संधि होगी, वो आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। सदानंद में कौन सी संधि है। देखिए करेक्ट आंसर की बात करें, इसका जो हम विग्रह करेंगे, देखिए संधि और समाज में सबसे पहले आपको विग्रह करना है, उसके बाद आंसर देना है। तो इसका हम जब विग्रह करेंगे तो बनता है सत और आनंद। और जब दोस्तों त और आ जब मिलते हैं तो वो दा का निर्माण करते हैं, ठीक है ना, दा का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार का जब भी शब्द होता है तो दोस्तों उसमें कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है ना।
सत और आनंद यानी कि त हलंत वाला और आ मिलकर दा का निर्माण करते हैं, तो व्यंजन संधि इसमें प्रयुक्त हो जाएगी। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दुर्वासा शब्द में सही उपसर्ग चुनिए। दुर्वासा शब्द में सही उपसर्ग आपको चुनिए है। दुर, दू, दुर या फिर दूर, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? देखिए इन दोनों में देखिए एक छोटी मात्रा है और एक बड़ी मात्रा है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं है ना, दोनों ऑप्शन अलग अलग है, ठीक है ना। दुर्वासा शब्द में कौन सा उपसर्ग है आपको चुनना है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। देखिए दुर्वासा शब्द की बात करें, जो सही उपसर्ग है वो पहले वाला हो जाएगा, यानी कि इसमें द में छोटी मात्रा आएगी और र के पीछे हलंत लगेगा, ठीक है ना। अच्छे से देख लीजिए दुर्वासा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, दुर, ठीक है ना। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है तत्सम तद्भव से संबंधित है। देखिए दोस्तों आपका हिंदी का जो सिलेबस है, मैंने सिलेबस का ऑलरेडी वीडियो बना दिया गया था, जो कि सिलेबस बीएसटीसी 2022 में कहां कहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ये प्रश्न पूछे गए हैं, प्रत्येक टॉपिक से आपके प्रश्न लिए गए हैं। पोखर का तत्सम रूप क्या होगा? पोखर क्या है? एक तद्भव शब्द है। पोखर क्या है? एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप आपको बताना है। पुष्कर, प्रखर, पोषक या फिर प्रकार, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? काफी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आसानी से आप इसका आंसर दे पाएंगे। पोखर की बात करें, इसका जो तत्सम रूप है दोस्तों पुष्कर हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा आपको पता लगाना है। अध्यापक आपको बुलाए हैं, अध्यापक ने आपको बुलाया है, आपको अध्यापक बुलाए हैं या फिर अध्यापक ने बुलाया है आपको, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? देखिए वही इस प्रश्न का आंसर दे पाएगा जिन्होंने हिंदी ग्रामर को बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि 90 नंबर के प्रश्न हिंदी से पूछे जाते हैं। 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 नंबर का एक प्रश्न रहता है, 3 नंबर का एक प्रश्न रहता है, 90 नंबर आपके टोटल आएंगे। अगर आपने बेहतरीन तैयारी की है तो 90 के 90 नंबर आप हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य, अध्यापक आपको बुलाए ये गलत हो जाएगा, अध्यापक ने आपको बुलाया ये इसका करेक्ट आंसर होगा, और नंबर 3 वाला नंबर 4 वाला दोनों गलत हो जाएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो नंबर 2 वाला होगा, यानी कि अध्यापक ने आपको बुलाया है, यही इसका शुद्ध वाक्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है विलोम शब्द से रिलेटेड। निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा? निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा? स्वच्छ, मलिन, साफ या फिर शुद्ध, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है। देखिए दोस्तों निर्मल का जो विलोम शब्द पूछा गया है वो हो जाएगा मलिन, ठीक है ना। मलिन इसका जो है विलोम शब्द हो जाएगा। बाकी तीनों इसकी या तो पर्यायवाची है या फिर समानार्थी है, इसलिए इसका विलोम शब्द जो अपोजिट होगा वो हो जाएगा मलिन। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, इस लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना है, क्या हो जाएगा। संसार में व्याप्त भिन्नता, अनमेल योग, तेज धूप पड़ना या फिर दोनों और संकट, मुहावरे और लोकोक्तियां दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको लोकोक्ति से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, इसका क्या अर्थ है? देखिए इसके अर्थ की बात करें, इसका अर्थ है संसार में व्याप्त भिन्नता, ठीक है ना। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस लोकोक्ति की जगह कोई दूसरी लोकोक्ति भी आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए सभी लोकोक्तियों को आपको जो है पढ़कर जाना है और मुहावरे भी साथ साथ पढ़ के जाना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, क्या हो जाएगा। केंचुआ, उपनिवेशिक, कविंद्र या फिर एहसास, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए केंचुआ, उपनिवेशिक, कविंद्र, एहसास, इनमें से आपको शुद्ध शब्द के बारे में पूछा गया है। देखिए केंचुआ तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। केंचुआ को आपको ऐसे नहीं लिखा जाता, इसको या तो केंचुआ ऐसे लिखा जाएगा या फिर केंचुआ के ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। दो प्रकार से हम केंचुए को लिख सकते हैं, या तो केंचुआ लिखा जाएगा या फिर केंचुआ लिखा जाएगा, इसलिए ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा उपनिवेशिक पूछा गया, उपनिवेशिक की जगह दोस्तों औपनिवेशिक पूछा बोला जाता है, ठीक है ना। औपनिवेशिक बाकी के जैसा ऊ की जगह ओ आएगा, औपनिवेशिक ऐसे बोला जाता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा तो गलत हो जाएगा। तीसरा है कविंद्र। देखिए दोस्तों कविंद्र में जो वी की मात्रा होती है वो बड़ी आती है, वी की मात्रा जो है बड़ी आती है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। जो करेक्ट आंसर है शुद्ध शब्द वो हो जाएगा नंबर 4 वाला, एहसास, इसका बिल्कुल शुद्ध शब्द हो जाएगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है वाक्य से संबंधित, अशुद्धि से संबंधित। अगले महीने हम मेहरानगढ़ देखने गए थे, इस वाक्य में कौन से प्रकार की अशुद्धि है? लिंग संबंधी, वचन संबंधी, काल संबंधी या फिर सर्वनाम संबंधी। अगले महीने हम मेहरानगढ़ देखने गए थे, कौन से प्रकार की अशुद्धि है आपको बताना है। तो इसमें साफ साफ पता चल रहा है दोस्तों, अगले महीने में हम मेहरानगढ़ देखने गए थे, इसमें काल संबंधी अशुद्धि है। अगर आपका इसका शुद्ध रूप पूछे अगले महीने में हम मेहरानगढ़ देखने गए थे, या तो ऐसे लिख सकते हैं अगले महीने हम मेहरानगढ़ देखने जाएंगे, या फिर ऐसे लिख सकते हैं पिछले महीने हम मेहरानगढ़ देखने गए थे। तो इसमें सीधा सीधा काल संबंधी अशुद्धि है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेधड़क शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? अवयवभाव, तत्पुरुष, द्विगु या फिर कर्मधारय, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। बेधड़क शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ आपको बताना। देखिए प्रत्येक प्रश्नों को बारीकी से चेक कर लेना है, हिंदी से आपका एक प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए।
बेधड़क का अगर हम विग्रह करेंगे तो होता है बिना धड़क के, ठीक है ना, बिना धड़क के, बिना धड़क के, तो इसका विग्रह हो जाएगा। और इसमें आपसे समास पूछा गया दोस्तों, कौन सा समास हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा अवयवभाव समास, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है विकलांग शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। विकलांग, विकल प्लस अंग, विकला प्लस अंग या फिर विकलम प्लस अंग, कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। साथ साथ में आपको संधि भी बतानी है, कौन सी संधि प्रयुक्त होगी। विकलांग शब्द का क्या संधि विच्छेद हो जाएगा, जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, विकलांग का संधि विच्छेद के बारे में पूछे तो इसका होगा विकल और अंग, ठीक है ना। एक शब्द हो जाएगा विकल और इसके अलावा हो जाएगा अंग, ठीक है ना। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में प्रयुक्त हो रहा है, तो नंबर 2 वाले ऑप्शन में ऐसा प्रयुक्त हो रहा है, विकल और अंग। और संधि अगर आपसे पूछे तो इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी, अ और आ मिलकर आ का निर्माण करते हैं, तो दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला है घातक शब्द में प्रत्यय चुनिए। घातक शब्द में आपको प्रत्यय चुनना है, कौन सा हो जाएगा, गात, अक या फिर तक। देखिए दोस्तों, प्रत्यय और उपसर्ग में एक बात आपको याद रखनी है, प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगता है, प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के आगे लगता है। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रत्यय की जगह आप उपसर्ग मत कीजिएगा और उपसर्ग की जगह प्रत्यय मत कीजिएगा। यहाँ पे घातक शब्द में प्रत्यय पूछा है तो घातक शब्द में दोस्तों अक प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें गात मूल शब्द है और अक इसमें प्रत्यय हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। देखिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लेना, क्योंकि इसी तरह की महत्वपूर्ण क्लासेज आपको बीएसटीसी 2022 के लिए इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो तत्सम शब्द कौन सा, इनमें से आपको बताना है। पत्थर, फाल्गुन, बछड़ा या फिर बिच्छू, कौन सा इसमें जो है तत्सम शब्द है, आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, पत्थर जो है आपके जो है तद्भव शब्द है, ठीक है ना, तद्भव शब्द है पत्थर, और इसका जो तद्भव होगा वो हो जाएगा प्रस्तर, प्रस्तर हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन फाल्गुन दोस्तों तत्सम शब्द है, ठीक है ना। इसका जो तद्भव शब्द अगर आपसे पूछे तो फागुन हो जाएगा, फागुन इसका तद्भव शब्द है, जबकि तत्सम शब्द की बात हो रही है तो फाल्गुन हो जाएगा। बछड़ा दोस्तों एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द होगा वत्स, ठीक है ना। और बिच्छू की जगह आपसे वृश्चिक पूछा जा सकता है, बिच्छू जो है आपके तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो वृश्चिक होगा। यहाँ पे पूछा गया कौन सा शब्द तत्सम है, तो दोस्तों फाल्गुन शब्द आपके तत्सम है, बाकी तीनों आपके तद्भव शब्द है। इसका अगर आपसे तद्भव पूछे फाल्गुन का तो हो जाएगा फागुन, ठीक है ना, फागुन हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 2 वाला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है अंत्यवासी का क्या अर्थ है। अंत्यवासी का क्या अर्थ है आपको बताना है। इसमें एकल से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना, जिसे हम इंग्लिश में वन वर्ड कहते हैं, वन वर्ड जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, एकल शब्द से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया अंत्यवासी का क्या अर्थ है। जंगल का निवासी, इंद्रियों की पहुंच से बाहर, विद्यार्थी जो गुरु के समीप निवास करता है, जिसका कोई निकेत ना हो, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, आपको बताना है, जल्दी से बात बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अंत्यवासी का पूछा गया दोस्तों, विद्यार्थी जो गुरु के समीप ही निवास करता है उसे अंत्यवासी बोला जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 3 वाला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है मेहमान का विलोम शब्द क्या होगा। काफी सारे टॉपिक दोस्तों आपके छूट गए, जिनसे आने वाले वीडियोस में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक टॉपिक को आपको समझ लेना है। मेहमान का विलोम शब्द क्या होगा। आगंतुक, मेजबान, अतिथि या फिर अभ्यागत। विलोम शब्द से पूछा गया है मेहमान का विलोम शब्द। देखिए दोस्तों, आगंतुक की बात हो रही है तो ये मेहमान का पर्यायवाची है, इसलिए गलत हो जाएगा। वही बात हो रही है अतिथि की, ये भी मेहमान का पर्यायवाची या समानार्थी है। अभ्यागत भी मेहमान का पर्यायवाची या समानार्थी है, इसलिए ये तीनों गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऑपोजिट पूछा गया है विलोम शब्द, तो मेजबान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है निम्न में से ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं है। ब्राह्मण का पर्यायवाची इनमें से कोई नहीं, कौन सा नहीं है। मूसली, विप्र, महिदेव या फिर द्विज, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। ब्राह्मण का पर्यायवाची, देखिए दोस्तों विप्र यहाँ पे पूछा गया है, ये तो ब्राह्मण का पर्यायवाची है। महिदेव भी दोस्तों ब्राह्मण का पर्यायवाची है, द्विज भी ब्राह्मण का पर्यायवाची है, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया पर्यायवाची नहीं है, तो मूसली इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों मूसली किसका पर्यायवाची है, तो बलराम का पर्यायवाची है, ठीक है ना, बलराम का पर्यायवाची है मूसली, इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों आपके ब्राह्मण के पर्यायवाची है, आपको याद रखना है। और आज के क्लास का दोस्तों यह होने वाला है अंतिम प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से गोस व्यंजन कौन सा है। गोस व्यंजन कौन सा है आपसे पूछा गया है, क, स, ग या फिर फ। देखिए दोस्तों गोस व्यंजन कौन से कहलाते हैं, जिनका उच्चारण करने में जो है कंपन उत्पन्न होता है, ठीक है ना, कंपन उत्पन्न होता है, तो ऐसे व्यंजन गोस व्यंजन या फिर सगोस व्यंजन कहलाता है। गोस व्यंजन या फिर सगोस व्यंजन कहलाता है, और जिनके उच्चारण में कंपन पैदा नहीं होता है उन्हें अगोस व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपसे पूछा गया है गोस व्यंजन कौन सा है, तो आपको बताना है कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर।
कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? देखिए दोस्तों, नंबर 3 वाला ऑप्शन जो ग है वो आपके गोस व्यंजन है, बाकी तीनों जो है आपके जो है अगोस व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो नंबर 3 वाला ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हिंदी ग्रामर के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न है 2022 की बीएसटीसी परीक्षा के लिए हमने आपसे पूछे हैं। ऐसी क्लासेज आपको चैनल पर आगे भी देखने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं किसी और नए क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।